हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर बता दूं हम क्या बात कर रहे थे। ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी हमने, मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और वो सब डिस्कस किया। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के बारे में बात की और फिर हम ऑडिट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे जो आपको कंसेप्ट से ध्यान रखनी है। पहली टर्म हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। फिर तीसरी टर्म में हमने बात की अबाउट कंप्लायंस प्रोसीजर। फोर्थ टर्म में वी टॉक्ड अबाउट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और आखिरी जो पॉइंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट वाज कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस, है ना। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर और ऑडिट एविडेंस। दो छोटी छोटी टर्म्स में आपके सामने और लिखूंगा, उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गई थी। सिक्स्थ इट इज मैनेजमेंट और सेवेंथ भी मैं यहां लिख देता हूं इसे शॉर्ट में हम कहते हैं TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। देखिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में आगे जाके ये टर्म्स हमें देखने को मिलेगी और 99% केसेस में ये दोनों टर्म्स हम एक साथ पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अभी आपको सुपरफिशियली अंडरस्टैंड कर लेना है ये क्या है। मैनेजमेंट किसे कहते हैं हम? persons with executive responsibility, persons with executive responsibility। और मैं लिख सकता हूं conducting operations। अभी समझा लेता हूं मैं, एक बार लिख लूं इन्हें। और ये जो दूसरी टर्म आप देख रहे हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिसे हम TCWG कहते हैं, ये क्या है? पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस विद ओवरसीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ओवरसीइंग? देखिए हर एक स्टैंडर्ड में ये दोनों टर्म्स हम एक साथ पढ़ेंगे। दो तरह की अथॉरिटीज किसी कंपनी में होती हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट हम किसे कहेंगे? उन लोगों को, उन पर्संस को जिनके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को एग्जीक्यूट करने और कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो अथॉरिटीज, वो पर्सन या वो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर ओवरसीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरसीइंग मतलब मॉनिटरिंग, सुपरविजन, ओवरसाइट जिसे हम कहते हैं। उनका काम करना नहीं होता है, उनका काम देखना होता है ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म में सही डायरेक्शन में जा रही होगी या नहीं। और साथ में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखना। फ्रेंड्स आपको दो ही वर्ड याद रखने हैं, एक लिखा है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा लिखा है ओवरसीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिस अथॉरिटीज के पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दे आर कॉल्ड मैनेजमेंट, और जिन लोगों के पास मॉनिटरिंग सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरसीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर नोन एज
दोज चार्ज विद गवर्नेंस, शॉर्ट में हम TCWG कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा आज के बाद जब भी ये दो टर्म आएंगी, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। फाइन, आगे चलते हैं। तो ठीक है, बेसिक चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टडी मटेरियल लेके और टॉपिक्स पे आ सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। आप लोग स्टडी मटेरियल में पहला चैप्टर निकालिए और वहीं से हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ऑफ योर स्टडी मटेरियल इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। वही बेसिक चैप्टर है। ऑडिट की नेचर, ऑब्जेक्टिव और उसके स्कोप के बारे में हमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सेकंड टॉपिक है इसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इसको भी आप रीड आउट कर लेंगे। Now let us talk about the third topic of your first chapter. Scope of audit. I repeat, पहला टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, एक बार आप उसको रीड आउट कर लेंगे, हमने बात कर ली है। दूसरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन, स्कोप ऑफ ऑडिट। फ्रेंड्स, स्कोप का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं कार्यक्षेत्र, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से स्कोप का मतलब है एरिया ऑफ वर्क। मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता हूं तो उसमें क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या चीजें नहीं आती है, मेरे काम का दायरा क्या है, मेरे काम का एरिया ऑफ वर्क क्या है। मैं जब ऑडिट करता हूं तो मुझे उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। स्कोप ऑफ ऑडिट पॉइंट वाइज आपको दिया है मॉड्यूल में, पॉइंट वाइज ही हम पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। तो मैं शॉर्ट में आपको याद रखने के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट बोल सकता हूं, कवर ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है ना? तो इस तरह से कीवर्ड्स में आप ध्यान रखेंगे तो आपको पॉइंट याद भी रहेगा और एक्सप्लेन करना भी आपके लिए आसान रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑडिट शुड कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज सो फार एज दे रिलेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती है वो सब ऑडिटर के स्कोप में, उसके एरिया ऑफ वर्क में आती है। वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट, मैं नंबरिंग वही रखता हूं जो आपको मॉड्यूल में दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, एंड थर्ड। ये दो पॉइंट हम एक साथ ले लेते हैं और मैं इसे लिखूंगा, ऑडिटर शुड सी। मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करूंगा मुझे दो चीजों को देखना पड़ेगा, दो चीजों को चेक करना पड़ेगा। क्या है वो दो चीजें? नंबर वन, information contained in the underlying accounting record and other data is reliable and sufficient। तो मैं शॉर्ट में इसे लिख देता हूं, information oblique data is reliable and sufficient। और दूसरी चीज आप क्या चेक करेंगे? इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज। इंफॉर्मेशन इज
properly disclose। तो फ्रेंड्स ये सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गए। ऑडिटर को ऑडिट करते समय क्या चेक करना होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिकॉर्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। और ऑडिटर को क्या चेक करना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया हो, उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो। सो दिस इज रिलेटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइन है। अब फिर इन पॉइंट पे आ जाते हैं कि डेटा की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को कैसे चेक करना और उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर को कैसे चेक करना। तो उधर फिर इसके दो सब पॉइंट्स हम बना लेते हैं। हाउ टू चेक रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ डेटा। देयर आर 2 पॉइंट्स। नंबर 1, फाइन है। 2 पॉइंट लिखे हैं। डेटा की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को कैसे चेक करना, बाय स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, उसे चेक कीजिए और उसे करने के बाद फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप समझ रहे हैं, इसे कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो कल हमने डिस्कस किया था, दिस इज नोन एज compliance procedures and this is known as substantive procedure। कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करना, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक करना। तो वही लिखा है, डेटा की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करने के लिए एक तो आप कंप्लायंस प्रोसीजर लगाइए, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक कीजिए, और दूसरा फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी टेस्टिंग कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए और उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। ठीक, अब इधर आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं, इसे कैसे चेक किया जाए। इसमें भी 2 बातें आपको दी गई है दोस्तों। नंबर 1, कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद बुक्स ऑब्लिक रिकॉर्ड्स। दूसरा भी लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एंड कंसीडर मैनेजमेंट्स जजमेंट। तो फ्रेंड्स यहां भी 2 बातें हैं। जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रॉपर डिस्क्लोजर को चेक करेंगे, तो एक तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड से, सो एज टू कंफर्म दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन बुक्स और रिकॉर्ड्स में है वही आपकी बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी चीज, बैलेंस शीट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट्स लिए हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, या फिर एसेट की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स दैट मैनेजमेंट टेक्स while preparing financial statement। उनकी appropriateness को consider करना, whether those are appropriate or not। ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन की प्रॉपर डिस्क्लोजर के लिए ये 2 काम हमें करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से, और मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट लिए हैं, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, उन्हें हमें कंसीडर करना है, यानी उनकी अप्रोप्रिएटनेस को चेक करना है। फाइन। तो मॉड्यूल के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूं तो ये 5 पॉइंट हमारे पास हो गए हैं। अब देखिए 6th वन क्या है। पॉइंट नंबर 6 पे लिखा है, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज
which fall outside the scope of his competence. तो मैं यहां लिख देता हूं 6 point. Exclude आउट ऑफ कॉम्पिटेंस. ठीक है ना. इसका सीधा मतलब हुआ कि ऑडिटर के स्कोप में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई फंक्शन, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है जो उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर है. लाइक आज अगर मैं किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, बिल्डिंग का वैल्यूएशन इज नॉट माय जॉब, क्योंकि वो मेरी टेक्निकल कॉम्पिटेंस से बाहर है. मैं किसी मंदिर, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहा हूं, मान लीजिए वहां पे ज्वेलरी है, सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन्स हैं, मटेरियल, इस तरह की चीजें हैं, उनका वैल्यूएशन करना वो किसी ज्वेलर का काम है. वो एक ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट के कॉम्पिटेंस की बात नहीं है. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जिनके लिए ऑडिटर कॉम्पिटेंट नहीं होता है. तो जिनके लिए ऑडिटर टेक्निकली कॉम्पिटेंट नहीं है वो काम उसके स्कोप में भी नहीं आएंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे. क्लियर है फ्रेंड्स. उसके बाद नंबर 7, constraints oblique limitations. शॉर्ट में लिखता हूं. देखिए ये सब चीजें ऑडिटर के दायरे में आती है, उसके काम के एरिया में आती है, उसका स्कोप कहलाता है. और अगर मैनेजमेंट द्वारा या किसी भी रीजन से ऑडिटर के स्कोप के ऊपर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, उस पर लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर प्रॉपर्ली ऑडिट नहीं कर पाता है, तो फिर वो सब चीजें ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी होगी. देखिए तो वहां क्या लिखा है. इफ देयर इज कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर दैट इंपेयर his ability to express opinion on such financial statement, तो फिर वो अपनी ओपिनियन को चेंज करेगा, उस चीज को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा. सो दिस इज द टॉपिक स्कोप ऑफ ऑडिटर. एक बार आपको बता दूं, रिवाइज करा दूं. स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब एरिया ऑफ वर्क. ऑडिटर के दायरे में क्या क्या आता है. नंबर 1, कवर ऑल एस्पेक्ट. ऑडिटर के दायरे में वो सब कुछ आता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित हो सकता है. सेकंड पॉइंट में हमने कहा ऑडिटर को क्या चेक करना होगा कि इंफॉर्मेशन और डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट. आप इंफॉर्मेशन और डेटा की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करेंगे. और वो कैसे चेक करेंगे. बाय स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. और दूसरा बाय मेकिंग टेस्ट, इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन. फिर हमने बात की ऑडिटर को चेक करना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज और प्रेजेंट किया गया है. और उसे आप कैसे चेक करेंगे. एक, यू कैन कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और दूसरा, मैनेजमेंट ने जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं, जो भी जजमेंट्स लिए हैं, आप उनकी एप्रोप्रिएटनेस को कंसीडर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. उसके बाद 2 पॉइंट हमने कहा ऑडिटर के एरिया ऑफ वर्क में, उसके स्कोप में ऐसा कोई काम नहीं आता है जो उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस से बाहर हो. और लास्ट पॉइंट, अगर ऑडिटर की स्कोप पे, एरिया ऑफ वर्क पे किसी तरह का कंस्ट्रेंट है, किसी तरह की लिमिटेशन है, तो फिर ऑडिटर उस चीज को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा. फाइन. तो ये एक टॉपिक हुआ. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. Next topic. Yes.
नाउ नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करें, हमें उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए, एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज फंक्शंस ऑफ ऑडिटर. तो जब भी कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता है, उसको उसमें क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए. ये आसान है, तो हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं मॉड्यूल में से, सब लोग ध्यान दें. नंबर 1, एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. फ्रेंड्स, आप सब भी जानते हैं, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करेंगे, सबसे पहले हम उसके अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं. सेकंड पॉइंट भी वही है, रिव्यूइंग द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को चेक करें, प्रोसीजर्स को चेक करें, क्योंकि जब सिस्टम सही होंगे, प्रोसीजर सही होंगे, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सही होगा, तो आगे भी सब कुछ सही होगा. बैलेंस शीट में गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाएगी. उसके बाद तीसरा पॉइंट, आफ्टर चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स. थर्ड पॉइंट कहता है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. ओके, डेप्रिसिएशन, असेट्स, लाइबिलिटीज, खर्चे, कैश बैलेंस, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. ये ध्यान रखें, इन दो शब्दों का इस्तेमाल कल मैंने किया था, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो. चेकिंग ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. आप देखिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लाइक ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने लिखा टू परचेज, या P&L अकाउंट है, मैंने लिखा टू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज द वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन? आप कैसे ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन फेक है या जेन्युइन है? निश्चित रूप से इसके सपोर्ट में आपके पास कोई ना कोई एविडेंस हो. और कल मैंने बताया भी था कि जब किसी ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास एक जेन्युइन, वैलिड, ओरिजिनल एविडेंस होता है, तो इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन वैलिड है, इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है. सो बाय चेकिंग ऑडिट एविडेंसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन, हम ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं. इसमें भी यही लिखा है, आप पढ़ लेना. फिफ्थ पॉइंट, ascertain that a proper difference has been made between items of capital and of revenue nature. एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हम जब भी ऑडिट करते हैं तो ये चेक करते हैं कि खर्चों में उनकी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का पूरा ध्यान रखा गया है. आप सभी जानते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, P&L में जाएंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, कैपिटलाइज होंगे. सो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचर ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स. Next point, compare the balance sheet and profit and loss account and other statement with the underlying record. ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि बैलेंस शीट और P&L को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड से चेक करना. फाइन. 7th पॉइंट कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ असेट्स. असेट्स को चेक कर लेना, ठीक है. 8th पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट. फिर बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज है उनको चेक कर लीजिए. 9th पॉइंट, चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द P&L अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक कर लीजिए. बहुत आसान आसान से टॉपिक्स हैं. पॉइंट नंबर 10, अगर आप किसी कॉर्पोरेट बॉडी की ऑडिट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक कंपनी जिस पर कोई स्टैट्यूट एप्लीकेबल होता है, जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो फिर वहां पे आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को भी चेक करना होगा. जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप किसी बैंक की ऑडिट कर रहे हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो आपको ध्यान में रखने होंगे. और ये तमाम चीजों को चेक करने के बाद आपका आखिरी काम, जैसा इसका भी 11वां पॉइंट है, रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्संस और बॉडी. फिर भी जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने निष्कर्ष निकाला है, उन्हें एप्रोप्रिएट बॉडी और अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कम्युनिकेट करना. सो दीज आर सिंपल फंक्शंस ऑफ ऑडिटर. हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करें तो किन किन चीजों को हमें उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना रहेगा आपको. और निश्चित रूप से आपको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ठीक है.
अब मैं एक दो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके साथ बात कर रहा हूं, जो वैसे तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल यहां पे किया गया है, तो वो आपको बता देना जरूरी है। देखिए, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं तो एंड में हम रिपोर्ट इशू करते हैं। अब वो रिपोर्ट कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा, वो डिपेंड करता है हमारी फाइंडिंग पे कि हमने जब ऑडिट की तो क्या हमें देखने को मिला। आर द थिंग्स ऑल राइट, क्या सभी चीजें सही है, या कंपनी में कुछ कुछ गलतियां हैं या ज्यादा गलतियां हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आवर कंक्लूजन, द टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वी इशू। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बस ये ध्यान रखें कि ऑडिट रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड मतलब जब आप ऑडिट रिपोर्ट में किसी तरह का चेंज नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा, तो उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं clean report, and that is also known as unqualified report। समझ रहे हैं आप? जब सब कुछ सही हो, कोई गलती नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तो उसे क्लीन रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रिपोर्ट दे दीजिए, अनमोडिफाइड रिपोर्ट। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गलती की या आपको अपनी रिपोर्ट में अदरवाइज कुछ लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर रिपोर्ट आपकी मॉडिफाइड हो जाएगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन, वो रिपोर्ट क्वालिफाइड हो सकती है, एडवर्स हो सकती है, और डिस्क्लेमर हो सकती है। मैं इनकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको हमने कहां पढ़ा था वो आपको बता दूं। जब हम स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि अगर ऑडिटर के स्कोप के ऊपर कोई लिमिटेशन है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, जैसे ही आप ऑडिटर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, और अगर वो ऑडिट ढंग से नहीं कर पाया तो ही वोंट बी एबल टू गिव अनमोडिफाइड, क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तब उसे मजबूरन अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना होगा। वो या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, या एडवर्स रिपोर्ट देगा, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, एज द केस में भी। तो इन शब्दों का इस्तेमाल वहां किया गया था, तो ये मैंने आपको समझा दिया ताकि आप उसे प्रॉपर्ली पढ़ पाए। और दूसरी टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी एक टेक्निकल वर्ड आया था आपके सामने, यस, ये जो आपने एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट पढ़ा है, इसके बिल्कुल लास्ट में दिया है असर्शंस। अभी मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा मैं, क्योंकि जब चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन चूंकि वहां पे इसका इस्तेमाल किया गया तो सिर्फ समझ लीजिए असर्शन किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे आप कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं और बैलेंस शीट में यहां लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी उसकी डिटेल है, जो भी उसकी वैल्यू है। नाउ द पॉइंट इज आप क्या चेक करेंगे जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट में असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग को आप चेक करेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल यू चेक? आप लैंड एंड बिल्डिंग में क्या चेक करेंगे? ऑफ कोर्स हम उसकी ओनरशिप चेक करेंगे, हम उस बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग की एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, हम उसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे, हम उसके अधिकारों को देखेंगे कि वो कंपनी के अधिकार में है या नहीं, हम उसकी कंप्लीटनेस को चेक करेंगे,
एंड फ्रेंड्स ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर नोन एज असर्शंस। बस मैं इतना ही कहूंगा अभी कि हम जब बैलेंस शीट में किसी भी आइटम को चेक करते हैं तो उसमें जो इंफॉर्मेशंस आप वेरीफाई करते हैं वो इंफॉर्मेशंस असर्शंस कहलाती है। लाइक जब भी आप असेट्स को चेक करेंगे, उनकी ओनरशिप को चेक करना, एग्जिस्टेंस को चेक करना, वैल्यूएशन को चेक करना, अधिकारों को देखना, कंप्लीटनेस को चेक करना, दीज आर नोन एज असर्शन। से आप P&L अकाउंट चेक कर रहे हैं, किसी खर्चे को चेक कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ये खर्चा किसका है, कौन से साल का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें जो आप चेक करते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करते हैं, उन्हीं को टेक्निकली असर्शंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये भी आप जब मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने शॉर्ट में बात की एक तो मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट कौन होता है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद हमने दो टॉपिक आज डिस्कस किए हैं। वन इज स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर का दायरा क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ा एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। देखिए मैं कह दूं कि ऑडिट में आपको लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम थोड़ा थोड़ा जितना मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं उतना आप मॉड्यूल में से जरूर पढ़ें और पॉइंट्स को लर्न करने की कोशिश करें। ऑडिट में जब तक आप लर्न नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। समझ में सब कुछ आता है, मैं समझाऊंगा, आप कहेंगे यस सर, मैं पूछूंगा कोई डाउट, आप कहेंगे नो सर, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको लर्न होना जरूरी है, और लर्न करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा। टेक्निक में दूंगा हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमने स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ा तो पहला पॉइंट भाई स्कोप में सब कुछ आता है, हम इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करेंगे, वो प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं चेक करेंगे। रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी के 2 पॉइंट होते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर के 2 पॉइंट होते हैं। फिर हमने कहा कि जो चीज ऑडिटर के कॉम्पिटेंस में नहीं आती वो उसके स्कोप में नहीं आएगी। फिर हमने बोला कि अगर उसके स्कोप के ऊपर कोई लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, तो वो हम ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको टॉपिक याद रखना है, तो ही हम एग्जाम में उसको फिर एक्सपेंड करके लिख पाएंगे। फाइन, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम और आगे बात करेंगे।